हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसके जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी वो यूजिंग यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन का हमने किया था। उसके अंदर वीडियो उसके अंदर हमने एक यूज बताया था कि हम कैसे भाई एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, उसी वीडियो को उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन के हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमने जो यूजेस बताए थे भाई वो कौन कौन से थे। फर्स्ट था हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। फिर सेकंड था भाई हमारे पास चेकिंग द correctness of formula, checking the correctness of formula। और थर्ड हमारे पास क्या था भाई, ड्राइव द फार्मूला। तो इसके अंदर देखो जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन था कन्वर्जन ऑफ सिस्टम इनटू अनदर, ये हमने कर लिया था। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन दो सिस्टम में इन दो यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर हम चेक करेंगे जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा ठीक है या नहीं है, और थर्ड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हुए अपने सेकंड से, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। बी पार्ट आता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले को हम चेक करेंगे कि हमारा फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। तो देखो इससे सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सेम इज एड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेम, हमारे पास ये आता है। तो देखो इसका मतलब क्या है, सेम इज ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेम, यानी कि जो एक क्वांटिटी होगी वो उसी क्वांटिटी के अंदर ऐड की जा सकती है और उसी क्वांटिटी के अंदर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट की जाएगी। जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे लेंथ है, लेंथ को हम लेंथ के अंदर ही ऐड करेंगे और लेंथ से ही क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आएगी, सेम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेम। ठीक है, तो इसके अंदर देखो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आता हूं। अब इसको हम किस तरह से चेक करेंगे कि भाई हमारा फार्मूला ठीक है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, जैसे हमारे पास कोई भी एक फार्मूला दे दिया जाता है भाई, जैसे पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड दे दिया हमें, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ये एग्जांपल है आपका, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ। तो देखो भाई यहां पर हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। कि पेंडुलम हमारे पास क्या होता है, जैसे एक कि दीवार से हम एक धागे के नीचे बोल क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, और ये क्या करती है, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो की मोशन में जाती है, ऐसे ऐसे जाती है ना ये, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पेंडुलम बोल देते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना भाई ऑक्सीलेट करने का, वो टाइम पीरियड हमें दे दिया कितना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। हमारे पास ये क्या वैल्यू आएगी, इसके अंदर देखो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल जी। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे दिया वही 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो हमें इसको चेक करके बताना है कि ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है ये ठीक है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसने बता दिया कि L इज इक्वल टू लेंथ है एंड G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
कि जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है भाई। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस को फार्मूला के अंदर हम जैसे मैथ के अंदर हम चेक करते हैं किसी भी LHS इज इक्वल टू RHS। अगर हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS आ जाती है, LHS इज इक्वल टू RHS अगर ये आ जाती है तो हमारे पास गिवन फार्मूला ठीक है। अगर ये नहीं आती है तो हमारे पास गिवन फार्मूला क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखो टाइम पीरियड हमने लिख दिया भाई T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। L का हमें पता है क्या है और G का हमें पता है कि क्या क्या दे रखी है। तो देखो सबसे पहले लेते हैं बाई LHS, बाई LHS। तो देखो LHS के अंदर क्या है, T है और ये T क्या है, इसका टाइम पीरियड है। तो हमें क्या करना होता है, डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने होते हैं RHS के भी और LHS के भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में T क्या होता है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, T होता है ना भाई। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या गया, m0 l0 t1। तो हमारे पास LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m0 l0 t1। अब हम बात करते हैं RHS की, RHS। तो देखो RHS के अंदर 2 पाई जो हमें दिया हुआ है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है। 2 पाई का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। बचा हमारे पास अंडर रूट L बाई जी। अब देखो यहाँ पर जो L आएगा वो क्या दी गई है, लेंथ, और G क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको चेक करने के लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, ठीक है। अगर आपने याद नहीं किए हैं तो आप इनको याद कर लो। देखो लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसको हम किससे दिखाते हैं, m0 l1 t0, इससे दिखाते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी G का हमारे पास फॉर्मूला आएगा LT-2। कोई भी एक्सेलरेशन दी तो इसको हम क्या ले सकते हैं, m0 l1 t-2 हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहां पर लिख दिया m0 l1 t-2, हमने ये लिख दिया। अब इसके अंदर देखो भाई जो चीज कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। L1 ऊपर है L1 नीचे, कैंसिल कर दिया। m की पावर 0 ऊपर है m की पावर 0 नीचे, ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या बच गया, t की पावर 0 ऊपर है और t की पावर -2 नीचे है। अब किसी की पावर 0 होती है वो क्या होती है, 1 के इक्वल। तो t की पावर 0 1, तो t की पावर -2 अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो क्या हो जाता है भाई, t की पावर 2 हो जाएगा। और जब अंडर रूट है तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल। तो RHS भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, t के इक्वल आ गया ना। तो t के इक्वल आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं कि m0 l0 t1, m0 l0 t1 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां से देखो जो LHS आई थी वो भी हमारी ये आई थी और जो RHS आई है वो भी हमारे पास यही आई है। तो दोनों हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। तो ये हमारे पास गिवन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, LHS और RHS को एक दूसरे के साथ इक्वेट करवा के अगर LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ जाता हमारा सोल्व करने के बाद, तो हमारा जो फॉर्मूला दिया गया वो क्या है, हमारा करेक्ट है। अगर सेम नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे LHS के अंदर T था, यहाँ पर लेंथ है, ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सभी डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे पहले, इनको करने से पहले, फिर बाद में आप इनको आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हुए हमारा जो थर्ड पॉइंट है, डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या आएगा, देखो थर्ड जो आता है हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेशन ऑफ फार्मूले। जो सी पार्ट है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूलों का यूज करके किसी भी क्वांटिटी का जो फार्मूला है उसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल है कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला हम कैसे करेंगे।
सबसे पहले क्या किया गया है भाई, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, कि हमें क्या निकालना है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करना है, विच में डिपेंड अपॉन, जो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, मास ऑफ द बॉब, ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीन चीजों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इन तीन चीजों का यूज करके हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन, इसका जो सिंपल फार्मूला होता है वो ड्राइव करना है, किसका यूज करके, डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके। तो देखो भाई इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो टाइम पीरियड दिया गया है, स्मॉल टाइम पीरियड, अगर मैं इसको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं, तो देखो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, मास ऑफ द बॉब, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम इसको डायरेक्ट में लेके चलेंगे सभी को, मास m, फिर दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। अगर मैं तीनों को मिलाता हूं तो क्या हो जाएगा, m l g, तीनों के ऊपर डिपेंड करता है भाई। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हमें हटाना होता है, तो t इज इक्वल टू, हमें कांस्टेंट लगा देते थे k, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से अलग अलग वैल्यू आती है, तो m l g हमने ये लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे, इसको मैं यहां से अब रब कर देता हूं भाई, ऊपर वाले क्योंकि क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा कि लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया भाई, हमने जो किया है k m l g, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। अब देखो जब हमने क्या किया था, जो फर्स्ट यूज किया था डायमेंशनल इक्वेशन का, जिसके अंदर हमने क्या किया था भाई, फॉर्मूले कन्वर्ट की थी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के अंदर, तो वहां पर हमने m1 m2 l1 l2 t1 t2 की पावर abc मानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, क्या क्या पता भाई, ये सिंपल मास के ऊपर डिपेंड ना करके मास की पावर के अंदर डिपेंड करता हो, तो मान लेते हैं m की पावर a है, l की पावर b है और g की पावर क्या है, c है। ये हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई, देखो अब ये हमारी LHS है, ये क्या है RHS है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। तो देखो t का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l0 t1, क्योंकि टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड में सिर्फ t एग्जिस्ट कर रहा है, मास और लेंथ क्या है 0। अब k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला, इसको एज इट इज लिख के रहने दो भाई। m क्या है, मास है, तो मास के लिए क्या लिखते हैं m, इसकी पावर क्या है भाई a, l क्या है, लेंथ है, तो इसके हम क्या लिखेंगे l, और इसकी पावर क्या है b। अब g हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आया था भाई, m0 l1 t-2। याद करने पड़ेंगे आपको, पहले ही बोला था मैंने कि डायमेंशन फॉर्मूला अपनी याद होंगे तो आप आसानी से इनको कर पाओगे सोल्व। तो देखो LHS के अंदर t आ गया, RHS के अंदर क्या आ गया हमारे पास, ये हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, LHS को एज इट इज रहने जो m0 l0 t1। अब क्या करो, यहां पर जो मास, लेंथ और टाइम है RHS के अंदर, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो उनकी पावर क्या जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि m की पावर तो a है भाई, ठीक है, l की पावर है b, और यहां पर जो m की पावर 0 है, 0 को c से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हुआ 0, l से करूंगा तो l की पावर हो जाएगी c, और t की पावर क्या हो जाएगी -2c, क्योंकि दोनों की पावर है। इसको भी मैं अंदर ही लिख देता हूं, अंदर लिख दो चाहे बाहर लिख दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। l आएगा भाई यहाँ पर l की पावर b, ठीक है, और m की पावर क्या थी आपकी a थी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको ब्रैकेट के ऊपर लिखो चाहे बाहर लिखो, पावर जब ये होगी तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 10th में मैथ के अंदर आपने किया था, ठीक है। अब इसके अंदर देखो भाई, टोटल पावर कैलकुलेट करो दोनों साइड में, m0 l0 t1। अब देखो यहाँ पर m की पावर a है और बाकी किसी के अंदर मास नहीं है हमारा, तो m की पावर कितनी बची a। अब l की पावर b यहाँ पर है, l की पावर c यहाँ पर है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों की पावर कितनी हो जाएगी b प्लस c, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है, और t सिर्फ इसके अंदर है तो t की पावर कितनी होगी -2c। यहां तक बात समझ में आई। अब इनको क्या करो भाई, दोनों साइड में इक्वेट कर दो। देखो
यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी l है, यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है। तो इक्वेट द पावर्स, इक्वेट द पावर्स, पावर को अगर हम इक्वेट करेंगे तो देखो m की पावर 0 इज इक्वल टू m की पावर a, m से m कैंसिल होगा तो यहां से a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे हम करते हैं l की पावर 0, यहां पर l की पावर b प्लस c, तो l की पावर 0 इज इक्वल टू l की पावर b प्लस c, तो l से l कैंसिल होगा तो b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर है, लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करोगे, मास को मास के साथ करोगे और टाइम को टाइम के साथ करोगे। ये नहीं होगा कि मास को टाइम के साथ कर दिया या लेंथ को मास के साथ कर दिया, वो गलत हो जाएगा। सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के साथ क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो थर्ड हमारे पास क्या थी, टाइम, टाइम पीरियड यहाँ पर क्या है 1, t की पावर 1 इज इक्वल टू t की पावर -2c, तो यहां से t से t कैंसिल होगा तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई -2c, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, तो c की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 1/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इन a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने यहां पर पुट करनी है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये सब कुछ जो हमने किया है, ये क्या गया, a b c की पावर का a b c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने किया है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई, देखो यहां से c की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 2, c इज इक्वल टू -1/2, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां पर c की वैल्यू आ गई b -1/2 इज इक्वल टू 0, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी +1/2, तो b की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई, और a की वैल्यू तो हमारे पास आ ही रही है भाई, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2 और c इज इक्वल टू -1/2। हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, जो हमारा मेन फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। मैं यहाँ पर कर सकता हूँ भाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि इतनी आराम से आपको समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। ठीक है, अब इसमें आपको किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखो, जो a b c की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ भाई, t इज इक्वल टू k, n की पावर a की वैल्यू कितनी आई है 0। ठीक है, फिर l की पावर b की वैल्यू कितनी आई है 1/2, और g की पावर c की वैल्यू कितनी आई है -1/2। तो जिस भी किसी की भी क्वांटिटी की वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी m की पावर 0 1, तो m तो हमारे पास कैंसिल हो गया भाई k। अब l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 हमारे पास बची है, तो t इज इक्वल टू k। अब देखो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले जो पावर नेगेटिव में होती है ना उसको हम पॉजिटिव करो, तो l की पावर 1/2 डिवाइड बाय g की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस क्वांटिटी को नीचे लेके आएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ k, और 1/2 पावर को 1 रूट में करके लिख सकता हूँ भाई √L/g। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, टाइम पीरियड, यानी यहाँ पर हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल आ गया, k इंटू में √L/g। तो यही हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आया है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है भाई, फॉर्मूला ड्राइव करना होता है किसी भी क्वांटिटी का। LHS के अंदर जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, जिन जिन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है, जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको लिखो और उनकी पावर ABC करके लिख दो। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, M, L और T की पावर टोटल कैलकुलेट करो RHS में, अगर LHS में है तो LHS में करो टोटल कैलकुलेट, फिर M को M के साथ इक्वेट कर दो, L को L के साथ और T को T के साथ इक्वेट कर दो। फिर वहां से क्या निकाल दो, ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ABC की वैल्यू फाइंड आउट करे कहां पर रख दो, जो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा था उसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो ABC की वैल्यू, और हमारे पास क्या होगा
इनकी वैल्यू पुट करने के बाद, लेकिन ध्यान रखना है कोई भी जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सारी पावर पॉजिटिव में करके जो भी रिजल्ट आता है आप उस रिजल्ट को लिख दो। तो ये हमारे पास क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला है, किसका यूज करके, डायमेंशनल फॉर्मूलों का यूज करके। 20। तो देखो भी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या थे, यूजेस थे किसके, हमारे डायमेंशनल इक्वेशन के, ठीक है। तो 3 यूजेस थे, तीनों हमने कर लिए हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, लिमिटेशंस आती है डायमेंशनल एनालिसिस की। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है उनकी क्या 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 होगी, लिमिटेशंस होगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। देखो तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट लिमिटेशंस की हम बात करते हैं। तो इट डज नॉट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, कि जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होते हैं ये हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। इट डज नॉट गिव्स अस इंफॉर्मेशन about dimensional लेस कांस्टेंट। जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल के मैं लिख के देता हूं भी 1 2 3, इस तरह से इनके बारे में मैं कोई भी ये इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमने टाइम पीरियड निकाला था भी सिंपल पेंडुलम का 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो इसके अंदर जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट था 2 पाई, इसके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन देगा भाई कि फार्मूले के अंदर मेल लगाना है या नहीं लगाना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं। तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ हमारी जो डायमेंशनल क्वांटिटी होती है उनके बारे में हमें ये बताएगा। सेकंड जो लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी भाई, अगर इसके अंदर हमारे पास फैक्टर होते हैं 3 से ज्यादा, ठीक है, और 3 से ज्यादा अगर हमारे पास फैक्टर, यानी इसका मतलब क्या है भाई, हमारे पास जैसे मास लेंथ और टाइम हम 3 का यूज करते हैं, अगर इससे ज्यादा फैक्टर आ गए तो उसका ये फार्मूला ड्राइव नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं ड्राइव करेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं इफ ए क्वांटिटी depends upon more than 3 dimensions, then dimensional formula is not derived। तो उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेगा, ठीक है। कि हमारे पास जो क्वांटिटी होनी चाहिए, मेन फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जो मास लेंथ और टाइम के फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। अगर उसके अलावा 3 से ज्यादा क्वांटिटी हमारी हो जाती है जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी या जो हमारी बेस यूनिट होती है उनके अंदर लाई नहीं करेगी, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करके हमें नहीं बताएगा। थर्ड हमारे पास क्या थी भाई, थर्ड लिमिटेशन हमारे पास आएगी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना उनके फॉर्मूले इसके अंदर ड्राइव नहीं होंगे, यानी it does not containing the dimensional formula of trigonometric function। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे ना, जैसे साइन कोस टेंजेंट, इन सभी का किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या, जिसकी 3 थी भाई। अगर हम क्या करते हैं, फोर्थ लिमिटेशंस के बारे में देखते हैं। तो फोर्थ लिमिटेशंस हमारे पास क्या होगी कि इसके अंदर जो मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन, कि इससे हमें एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन के बारे में नहीं पता लगेगा कि मेथड ऑफ डायमेंशंस
फोर्थ हम देखते हैं द मेथड ऑफ डायमेंशंस। The method of dimensions is not used to derive the exact relation, is not used to derive the exact relation of quantity। कि क्वांटिटी का कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बताएगा भाई, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ यानी फिर एग्जैक्ट रिलेशन या एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन के बारे में नहीं बताएगा, ये हमें क्या देगा, नियरेस्ट बता देगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट हमें नहीं देगा। ठीक है। फोर्थ, और अगर हमारे पास क्या आती है भाई, एक फिफ्थ लिमिटेशन और आती है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, इट डज नॉट गिव्स the information of a quantity which is scalar or vector। कि ये हमें क्वांटिटी के बारे में नहीं बताएगा कि उसका नेचर कैसा है भाई, वो हमारे पास स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी, उसके नेचर के बारे में नहीं बताएगा। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, कुछ लिमिटेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की। तो ये हमारे पास क्या था, फोर्थ चैप्टर था फर्स्ट यूनिट का। तो इसके साथ रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे।